प्रिया को मुजफ्फरपुर से दिल्ली आए लगभग महीना भर होने जा रहा था। फिर भी वह इस नए शहर और अजनबी प्रवेश में अपने को पूरी तरह व्यवस्थित नहीं कर पा रही थी। दिन में भी अपरिचित चेहरे और अजनबी गलियां उसे सहमा देती। वहां आकर आयुष के काम इतने बढ़ गए थे कि अक्सर छुट्टियों में भी व्यस्त रहता। इसलिए अकेले ही वह इस नए परिवेश में अपनी जड़ें जमाने की पूरी कोशिश कर रही थी। एक दिन दोपहर में अपने घर से थोड़ी दूर पर स्थित एक जनरल स्टोर से अपनी ज़रूरत का कोई सामान खरीदकर जैसे ही बाहर निकली, एक जानी पहचानी तेज आवाज़ ने उसे चौंका दिया। प्रिया, ओ प्रिया, रुक जाओ। पलटते ही उसकी नज़र जिस पर पड़ी, उसे देखते ही वह स्तब्ध रह गई। उसके सामने उसके कॉलेज के ज़माने की उसकी दोस्त रिया खड़ी थी। करीब 10 वर्षों बाद इस अपरिचित शहर में अचानक उसे इस तरह मिल जाएगी, इसकी तो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इन 10 वर्षों में रिया में कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ था। आधुनिक ढंग की ब्लू जीन्स और गुलाबी टॉप में उसका रूप पहले से कुछ ज़्यादा ही निखर आया था। पहले की तरह ही रिया खुशी से चहकती आत्मविश्वास से भरी आकर उसके गले से लिपट गई, लेकिन चाह कर भी प्रिया उसी गर्मजोशी से उससे मिल नहीं पाई। 10 वर्ष पहले रिया द्वारा दी गई चोट कोई मामूली चोट नहीं थी जिसे वह आसानी से भुला देती। रिया की तो आदत ही थी दूसरों को चोट देकर भूल जाना। अभी भी वह पिछली सारी बातें भुलाकर प्रिया से ढेरों सवाल पूछ रही थी। तभी प्रिया को अपने बेटे वंश की याद आ गई। रिया के सारे सवाल पर लगाम लगाते हुए प्रिया ने अपने पर्स से अपना कार्ड निकालकर रिया को पकड़ाते हुए कहा, अभी तो मैं काफ़ी जल्दी में हूँ। मुझे अपने बेटे वंश को स्कूल से लेना है। किसी दिन फुर्सत से आओ, फिर सारी बातें इत्मीनान से होंगी। आगे रिया को कुछ भी बोलने का मौका दिए बिना अपनी कार में बैठ तेजी से चली गई और रिया अचंभित सी खड़ी विस्मती नज़रों से प्रिया के इस नए रूप को निहारती रह गई थी। घर पहुंचकर वंश को खाना खिलाकर सुलाने के बाद प्रिया को कुछ ही घंटे पहले रिया से हुई मुलाकात याद आ गई। अपने जीवन के गुजरे अध्याय को याद करते ही उसका मन दोबारा अपने अतीत को जीने लगा था। रिया से उसकी मुलाकात कॉलेज में हुई थी। वे दोनों बीएससी में रसायन शास्त्र की छात्राएं थीं। मुजफ्फरपुर का वो जाना माना प्रतिष्ठित कॉलेज था, जहां हमेशा की तरह उस वर्ष भी विज्ञान विषयों में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या काफ़ी कम थी। रिया के पिताजी का तबादला कुछ ही दिनों पहले छत्तीसगढ़ से मुजफ्फरपुर हुआ था। छत्तीसगढ़ के एक प्रतिष्ठित कॉन्वेंट से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाली रिया स्वभाव से काफ़ी तेज तर्रार और बेहद सुंदर थी। अपने बेबाक, हंसमुख और मिलनसार स्वभाव के कारण जल्दी ही वह कॉलेज में काफ़ी लोकप्रिय हो गई। रिया के स्वभाव की यह उन्मुक्त उस छोटे से शहर में रहने वाली लड़कियों को कुछ ज़्यादा ही प्रभावित करती। करीब करीब सभी लड़कियां उसे अपना आदर्श मानती। जब उसी रिया ने अपनी दोस्ती का हाथ प्रिया की तरफ बढ़ाया तो मारे खुशी के वह उछल पड़ी थी। जल्द ही दोनों की दोस्ती इतनी बढ़ गई कि निसंकोच दोनों आपस में अपनी सारी बातें शेयर करने लगी। उसी दौरान आयुष के प्रेम में डूबी प्रिया आयुष से अपने एक तरफा प्रेम की सारी बातें रिया को बताती चली गई। अक्सर रिया से आयुष पर अपने प्यार जाहिर करने के रास्ते पूछती रहती। तब प्रिया यह समझ नहीं पाई थी कि उसके आकर्षक से सुदर्शन प्रेमी की बातें और फोटोग्राफ्स किसी और को भी बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं। एक दिन रिया के अनुरोध पर यह सोचकर कि रिया उसके मन की बातें आयुष तक पहुंचा देगी, उसने रिया को आयुष से मिलवा दिया था। सचमुच कैसी मूर्खता थी वह कि अपनी अतरंग सहेली के मनोभाव को भी नहीं पढ़ पाई। स्थानीय कॉलेज में व्याख्याता के पद पर काम करने वाले सुदर्शन सौम्य, शांत और शालीन आयुष के व्यक्तित्व में ना जाने कैसा आकर्षण था कि पहली मुलाकात में ही रिया को इतना भा गया कि प्रिया के दिल की बातें बताने गई रिया खुद अपना ही दिल आयुष को समर्पित कर आई थी। फिर तो तरह तरह के बहाने बना आयुष से मिलने उसके घर चली जाती। आयुष का प्यार हासिल करने के लिए बड़ी होशियारी और चालाकी से
अपनी योजना को अंजाम दे रही थी। वहीं ऊपरी तौर पर काफ़ी सीधी सादी, हंसमुख, हाजिर जवाब, कुटिल, मिलनसार और शरीफ बनी रहती। अब इसी छल के बलबूते पर जल्द ही आयुष के दिल में उतरती चली गई। रिया की इन महत्वाकांक्षी, स्वार्थपूर्ण और कुटिल योजनाओं का प्रिया को तब तक आभास नहीं हुआ जब तक कि रिया और आयुष की शादी की चर्चाएं घर में नहीं होने लगी। तब जाकर प्रिया को आभास हुआ कि उसकी अतरंगी सहेली के फरेबी हथियार ने किस तरह उसके विश्वास और आत्मा को छलनी कर दिया है। ना जाने भगवान ने किस अपराध का दंड उसे दिया था। पूरी बात जानते ही उसका दिल छटपटा उठा। किसी ऐसे जंगल में जाने के लिए जहां उस हृदयहीन सहेली और उसके द्वारा छीने गए उस प्यार की झलक भी ना दिखी। कभी कभी जीवन में ऐसी ही गंभीर घटनाएं जाने कब घट जाती हैं जिसका आभास भी हमें नहीं होता है। ऐसे ही अनजाने में क्षणों में घटी इस घटना ने प्रिया के पूरे व्यक्तित्व के झोली में पलते प्यार को आयुष और रिया की शादी के फैसले ने रौंद कर रख दिया था। प्रिया भगवान भोलेनाथ को बहुत मानती थी। वह शिवालय में जाकर रोती रहती थी। कहते हैं प्यार में दर्द झेलने की शक्ति खुद ब खुद आ जाती है। वह भी अपने दुर्भाग्य के विष को नीलकंठ की तरह निगल प्यार से उस चरम बिंदु पर पहुंच गई थी जहां प्रेम के लिए लोग अपने सभी सुखों का समर्पण कर देने में ही सुख का अनुभव करते हैं। आयुष और रिया की शादी की सारी बातें तय हो चुकी थी। सिर्फ रस्मों की तिथि तय होनी थी। तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने आयुष के सारे सपने बिखेर दिए। रिया के पड़ोस में रहने वाले मोहन का आईएएस के लिए चयन हो गया। वह लंबे समय से रिया से एक तरफा प्यार करता था, पर पास में कोई नौकरी नहीं रहने और अपनी अति साधारण शक्ल सूरत के कारण रिया के सामने अपने दिल की बातें रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। जैसे ही उसका चयन आईएएस में हुआ, उसने रिया के घर शादी का पैगाम भिजवा दिया। रिया की शादी के लिए इतने अच्छे प्रस्ताव को पाकर रिया के माता पिता भी असमंजस की स्थिति में पड़ गए। असमंजस की स्थिति से उभरने के लिए उन लोगों ने फैसला लिया, रिया पर ही छोड़ दिया कि वह किससे शादी करेगी। आशा के विपरीत रिया ने फैसला मोहन के पक्ष में दिया। वास्तव में जब तक आदमी का नियंत्रण अपने मन और आत्मा पर होता है, तभी तक उसके अंदर सही और गलत की पहचान होती है। रिया की महत्वाकांक्षा अनियंत्रित थी, जिस पर उसके मन और आत्मा का कोई नियंत्रण नहीं था। उसने अपने लिए जो मार्ग तय किया था वह मान, प्रतिष्ठा, धन और ताकत को ध्यान में रखकर किया गया फैसला था। रिया के इस अप्रत्याशित फैसले से आहत आयुष ने जब रिया से उसकी बेवफाई का कारण जानने के लिए दबाव डाला, तब बड़ी सफाई से रिया ने अपने फैसले की सारी जिम्मेदारी अपने माता पिता पर डाली। चुप्पी साध ली। आयुष ने बहुत कोशिश की, रोया, गिड़गिड़ाया, पर फिर भी रिया अपने फैसले पर अडिग रही। जैसे तूफान की तरह रिया उसके जीवन में आई थी, वैसे ही उसकी जिंदगी से निकल भी गई। कभी कभी आदमी कितना मजबूर हो जाता है कि जीवन में घटित किसी अप्रत्याशित और निर्णायक फैसले को समझना और बदलना दोनों ही उसके लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ आयुष के साथ भी हो रहा था। आयुष समझे या ना समझे, पर प्रिया को रिया के फैसले के संबंध में सब मालूम हो गया था। रिया के रिश्ते की एक बहन ने उसे सब बता दिया था। नारी का ऐसा छलनामयी और स्वार्थी रूप उसने पहले कभी नहीं देखा था। जल्दी ही रिया की शादी मोहन से हो गई। अपनी पूरी शादी में पूरे समय रिया हंसती मुस्कुराती रही। आयुष से बिछड़ने के गम की हल्की सी लकीर भी उसके चेहरे पर नजर नहीं आई। शादी के बाद सीधी सादी गौवनी मोहन की हो गई थी। पीछे जो छूट गया सब उसके लिए निरर्थक और निरुद्देश्य था। फिर भी रिया की शादी के बाद महीनों आयुष उसके प्यार में दाढ़ी बढ़ाए मजनू बना फिरता रहा। समय के साथ जब थोड़ी स्थिति संभली तो आयुष की ममेरी बहन मोना ने अपनी बुआ से प्रिया का लंबे समय से आयुष के साथ चलने वाले एक तरफा प्रेम के विषय में सब कुछ बता दिया, जो अब तक मोना के अलावा कोई और नहीं जानता था। जैसे ही आयुष की माँ को
इस बात की जानकारी हुई, उनके दिल में एक आशा की लहर दौड़ गई। यही वह लड़की है जो आयुष के जीवन में खुशियां वापस ला सकती है। वह खुद चलकर प्रिया के घर उसका हाथ मांगने गई। तीन बेटियों और 2 बेटों के बोझ तले दबी प्रिया की माँ और उसका निम्न मध्यम वर्गीय परिवार इस रिश्ते को पाकर जैसे निहाल हो उठा। पर आयुष की माँ के जाते ही प्रिया अपनी माँ पर विफर हो उठी। माँ, आप आयुष की माँ को मना करवा दीजिए, मुझे नहीं करनी आयुष से शादी वादी, मुझे अभी अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। प्रिया अभी कुछ और बोलती उसके पहले ही उसकी भाभी अनीता उसे खींचकर अपने कमरे में ले गई। एक बात सुन प्रिया, जीवन आयुष के साथ तुम्हें जीना है तो फैसला भी तुम्हारा ही होना चाहिए। फिर भी मैं यही कहूँगी, इतनी जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो। आयुष और तुम बचपन के दोस्त हो। अभी वह झूठ सच के मोह जाल में फंसा एक कठिन दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में वैसे भी तुम्हारा फर्ज बनता है कि उसकी सहायता करो। तभी भाभी की बात काटते हुए प्रिया बोली, भाभी आप यह क्यों नहीं सोचती, वह शादी करेगा मुझसे और प्यार में डूबा रहेगा रिया की। ऐसे में उसके साथ शादी के बंधन में बंधना मूर्खता नहीं तो और क्या है। तुम ऐसा आंदोलित मन लेकर कुछ सही नहीं सोच सकती। तुम तिरस्कार और उपेक्षा की भावना से कुंठित अपने मन से परे हटकर एक बार परिस्थिति का अवलोकन करो, तब तुम समझ सकोगी किसी का छोड़ा तुम्हारे हिस्से में नहीं आया है, बल्कि ईश्वर ने तुम्हारे सच्चे प्यार को तुम्हें वापस लौटा दिया है। आगे बढ़कर अपने बिखरे प्यार को अपने आगोश में समेट लो, समय सब ठीक कर देगा। वैसे मत देखो मुझे, तुमने अपने मुंह से भले ही मुझे कभी कुछ ना बताया हो, पर तुम्हारी गुनगुनाती आंखों में लिखी तुम्हारे प्यार की कहानी मैंने बहुत पहले ही पढ़ ली थी। अपनी ना सही अपने परिवार की तो सोचो, उन्हें इस शादी से कितनी खुशी और सम्मान मिलेगा। फिर प्रिया आयुष के साथ शादी करने से इनकार नहीं कर सकी। शादी के बाद पिछली सारी बातों को भुलाकर पूरी लगन से उसने आयुष को अपने प्यार, स्नेह और सेवा से इस कदर सहारा दिया कि कुछ ही दिनों में उसके दिल से रिया की छवि तक मिट गई और सब कुछ सामान्य और सहज हो गया। बस एक ही बात आयुष के दिल में हमेशा खटकती, अगर वह साधारण नौकरी में ना होकर आईपीएस अधिकारी होता तो यूं प्यार में ठगा नहीं जाता। आयुष के इसी दर्द ने उसे आईएएस की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के लिए उकसाया, जो धीरे धीरे उसका जुनून बन गया। 2 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद वह इस प्रतियोगिता परीक्षा में सफल भी हो गया। प्रिया के सच्चे प्रेम और समर्पण ने उसके बिखरे अस्तित्व को समेट उसे बुलंदियों तक पहुंचा दिया। इस दौरान दोनों इतने करीब आ गए कि तीसरे की गुंजाइश ही नहीं रही। जब आयुष की पोस्टिंग दिल्ली हुई तो पहली बार प्रिया ससुराल छोड़कर पति के पास रहने आ गई। अब जबकि उसकी जिंदगी में सब कुछ सही और सुखद हो गया था, आज अचानक फिर से रिया उसके जीवन में आ टपकी थी। जिस दिन प्रिया की मुलाकात रिया से हुई थी, ठीक उसके दूसरे ही दिन रिया उसके घर आ धमकी, लेकिन आते ही अपने भाव के विपरीत चुपचाप सोफे पर बैठ पास रखी पत्रिका के पन्ने पलटने लगी। हमेशा से चहकने वाली रिया उस दिन असाधारण रूप से शांत नजर आ रही थी, जैसे उसके अंदर विचारों के बवंडर उठ रहे हों। उसके मायूस उदास चेहरे पर किसी बहुमूल्य निधि के खो जाने का पश्चाताप स्पष्ट नजर आ रहा था। उसका यह हाल देख प्रिया को समझते देर नहीं लगी कि बाहर लगी आयुष की नेम प्लेट पढ़कर उसे आयुष के पद प्रतिष्ठा के साथ साथ प्रिया के साथ उसकी शादी की जानकारी भी हो गई है। रिया को इस तरह मायूस और अचंभित देख प्रिया का कलेजा ठंडा हो गया। हमेशा से प्रिया को तुच्छ प्राणी समझने वाली रिया को आज पता चल गया था, प्रिया की हैसियत अब उससे कहीं कम नहीं है। अपनी मौका परस्ती का परिचय देते हुए जिस पद और प्रतिष्ठा के लिए उसने पहले अपनी अतरंग सहेली, फिर अपने टूट कर प्यार करने वाले प्रेमी को छला, उस श्याम वर्णी मोहन को अपनाया था, आज वे सारे सुख मान प्रतिष्ठा प्रिया की झोली में खुद ब खुद आ गए थे, जिसे देख रिया का मन चक्रघिन्नी सा घूम रहा था। खुद की गलती से ही वह आयुष को छोड़कर अपने को ठगा सा महसूस कर रही थी।
अभी दोनों सहेलियों के बीच औपचारिक बातें चल रही थी कि आयुष भी आ गया। रिया को यूं अचानक अपने घर में देख थोड़ी देर के लिए वह भी अवाक इधर उधर की बातों में व्यस्त हो गए। आयुष भले ही बातों का सिलसिला जारी रखे हुए था, फिर भी उसकी आवाज़ और व्यवहार से छलकता भाव रिया से छिपा नहीं रहा। प्रिया उठकर रसोई घर में चाय बनाने चली गई, पर उसके कान ड्राइंग रूम की तरफ ही लगे थे। एक बार पहले भी आयुष को रिया के हाथों खो चुकी थी, अब दोबारा उसे खोने की हिम्मत उसमें नहीं थी। तभी उसे रिया की धीमी पर अस्पष्ट आवाज़ सुनाई दी, आयुष जो बीत गया क्या उसे भुलाकर हम नए सिरे से अपनी पुरानी दोस्ती को कायम नहीं रख सकते। परिस्थितियाँ भले ही बदल गई हैं, लेकिन आज भी मैं वही रिया हूँ। फिर तुम्हारे व्यवहार में इतना परायापन क्यों और कब से आ गया? जब से तुमने मोहन से शादी कर ली। तुम्हारी शादी कर लेने से ही मेरी और तुम्हारी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। चाह कर भी तुम उस पुराने संबंधों को अब पुनर्जीवित नहीं कर सकती। सच पूछो तो आज मेरे जीवन में प्रिया के प्यार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यह तुम क्यों भूल रही हो? समय के साथ जीवन की प्रासंगिकता खुद ब खुद आ जाती है। अब अगर आंखें बंद करके दिल की गहराइयों को टटोलता हूँ तो पत्नी और प्रेमिका के रूप में एक ही नाम उभरता है, और वह है प्रिया का। पर यह सब तुम्हें बताकर क्या होगा? तुम प्यार को क्या समझोगी? वह तो तुम्हारे लिए अपनी इच्छाओं की पूर्ति का साधन मात्र है। सच पूछो तो प्यार क्या होता है यह मुझे भी तब समझ में आया जब प्रिया मेरी ज़िंदगी में आई। उसके प्यार की ही शक्ति थी जिसने मेरे बिखरे अस्तित्व को समेटकर सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंचा दिया। प्यार कोई सौदेबाजी नहीं कि फ़ायदा और नुकसान देखकर किया जाए। वह प्रिया का प्यार ही था कि अतीत मुझे कमज़ोर नहीं कर सका। तुम यह सोचने की भूल मत करो कि आज भी मैं उसी मोड़ पर खड़ा हूँ, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर थोड़ा रुक कर बोला, सच पूछो तो अब हमारे तुम्हारे बीच दोस्ती का रिश्ता भी नहीं हो सकता। चाहे मैं प्रिया और अपने संबंधों को लेकर कितना भी ईमानदार रहूँगा, जाने अनजाने वह हमेशा तुम्हारी दोस्ती को लेकर आशंकित रहेगी। मेरे विचार से जब कोई रिश्ता शंकाओं और आशंकाओं से इस कदर घिर जाए कि उसे निभाना मुश्किल हो जाए, तो वैसे रिश्तों को एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना ही अच्छा है। तभी वहाँ प्रिया तरह तरह के व्यंजनों से सजी ट्रे और चाय लेकर आई। एक प्लेट उठाकर रिया की तरफ बढ़ाते हुए आयुष बोला, आओ हम तीनों मिलकर समय के परतों में दबी भूली बिसरी यादों को एक बार फिर से जी लें। देर रात तक तीनों बिना किसी को बातों से चोट पहुंचाए पुरानी यादों को ताज़ा करते रहे। जब रात ज़्यादा हो गई तो प्रिया और आयुष साथ जाकर रिया को उसके घर तक छोड़ आए। हमेशा आयुष और खुद के संबंधों को लेकर सशंकित रहने वाली प्रिया को शादी के बाद आज पहली बार आयुष के साथ शादी करने के अपने फैसले पर गर्व का अनुभव हो रहा था।